दिल्ली में एक हाई प्रोफाइल मुलाकात हुई है और उसकी खबर भी उस हाई प्रोफाइल मुलाकात के दो लोगों के बीच हुई मुलाकात में से एक व्यक्ति ने की है और उत्तर प्रदेश से जुड़ी ये बहुत बड़ी खबर है इस वक्त। नमस्कार, मैं हूं पुष्कर चौहान और ये खबर अगले 24 घंटे में कई आयाम ले लेगी। ये मुलाकात है गृह मंत्री अमित शाह और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बीच। केशव प्रसाद मौर्य ने आज मुलाकात की है गृह मंत्री से उनके आवास पर दिल्ली में और उसके बाद उन्होंने ट्वीट एक्स पोस्ट पर लिखा है कि भारतीय राजनीति के चाणक्य एवं हम जैसे लाखों कार्यकर्ताओं के प्रेरणा स्रोत और व मार्गदर्शक देश के यशस्वी गृह एवं सहकारिता मंत्री माननीय श्री अमित शाह जी से शिष्टाचार भेंट कर 2027 में उत्तर प्रदेश में 2017 दोहराने एवं तीसरी बार बीजेपी सरकार भाजपा सरकार बनाने सहित विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तृत चर्चा कर मार्गदर्शन प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। अब आप ये समझिए कि लगातार ये खबरें आ रही हैं कि बहुत जल्दी प्रदेश अध्यक्ष चुना जाना है। 2017 में जब बीजेपी को करीबन 14 साल के बाद जो जीत मिली थी वो 2017 में मिली थी और वो जीत के प्रदेश अध्यक्ष डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य थे, क्योंकि प्रदेश की कमान वो संभाल रहे थे। और आज जो उन्होंने कहा कि 2017 दोहराने एवं तीसरी बार भाजपा सरकार बनाने, तो जैसे कई विभिन्न मुद्दों पर बात हुई। अब मेरे साथ मौजूद हैं एग्जीक्यूटिव एडिटर पंकज कुमार जी। पंकज जी, ये ट्वीट से पहले अगर समझा जाए आपसे, तो पहले क्या आपकी इस पे टिप्पणी आती है? देखिए, इस पे टिप्पणी को लेकर के अगर आप हमसे पूछेंगे तो निश्चित तौर पर जब केशव प्रसाद मौर्य और अमित शाह की मुलाकात होती है तो करोड़ों लोगों को अपनी तरफ खींचती जरूर है, क्योंकि ये सबको पता है कि उत्तर प्रदेश में केशव प्रसाद मौर्य जो डिप्टी सीएम है वो सीएम के कंटेंडर है। इस तरह की बात बीच बीच में चलती रही है। आपने पूरी खबर को ही खोल दिया। ठीक है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे ही ये बात होती है, इनकी मुलाकात होती है, उसके बाद बहुत ज्यादा गॉसिप भी शुरू हो जाता है और बार बार बहुत तरह की बातें होने लगती हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि केशव प्रसाद मौर्य ने 2017 की चर्चा की है और जब 2017 की चर्चा वो करते हैं तो उस समय 2017 में बीजेपी ने चुनाव लड़ा था और सीएम फेस बीजेपी का कोई नहीं था। बिल्कुल। तो इस बात को आप समझिए। और इससे भी इंपॉर्टेंट बात यह है कि 2017 में बीजेपी लंबे समय के बाद सत्ता में आई थी और बीजेपी 325 सीटें जीती थी। तो ये समझ लीजिए जितनी बड़ी विक्ट्री थी, जी हाँ, जितनी बड़ी विक्ट्री थी, बिल्कुल। उत्तर प्रदेश में कई सालों बाद 325 सीटें कोई गठबंधन लेके आया था, भाजपा 312। मैं वही कह रहा हूं। और उस समय प्रदेश अध्यक्ष कौन थे? तो केशव प्रसाद मौर्य थे। तो 2017 की स्थिति लौटाने की बात 2027 में कह रहे हैं, तो ये बहुत सिंपल लाइन नहीं है, ये सीधा लाइन नहीं है। केशव प्रसाद मौर्य ने ये लाइन लिख करके कई तरह का मतलब, कई तरह के मायने देने का प्रयास किया। वो ये भी कह सकते थे कि सिर्फ तीसरी बार बहुमत की सरकार बना सकते थे। मैं वही तो कह रहा हूं कि 2017, ये बताइए, आज 10 साल से सरकार है, बहुत अच्छा परफॉर्म भी कर रही है। अगर इस तरह की भी बात है, फर्ज कर लीजिए कि बीजेपी कहती है कि बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है, और अभी जून में अमित शाह आए थे और उन्होंने योगी आदित्यनाथ को सफल मुख्यमंत्री बनाया था, बताया था, और उन्होंने कहा था कि दिल्ली उनको सफल मुख्यमंत्री मानती है। तो बड़ा सवाल यह है कि 10 साल सीएम रहने के बाद फिर भी एंटी इनकम्बेंसी भी तो कोई फैक्टर होता है, और उसमें उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में, और उसमें 2017 को रिपीट करने की बात करना अपने आप में एक चौंकाने वाली बात है। अब देखिए पंकज जी, आप भी समझ रहे हैं, यूपी हो, बिहार हो, ये घोर राजनीतिक प्रदेश है और उसमें जो आप इंगित कर रहे हैं कि ये एक सीधी लाइन या सीधा मैसेज नहीं है कि 2027 में 17 दोहराने,
ये बात मैं याद दिला दूं, ठीक 1 साल पहले अगर चले, 13 महीने पहले जब 4 जून को रिजल्ट आए थे, उसके बाद से कई बार बात कही केशव प्रसाद मौर्य ने, और तब उन्होंने एक बात कही थी, सरकार से बड़ा संगठन होता है। और इस वक्त उत्तर प्रदेश में बीजेपी को राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलने के साथ साथ उत्तर प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष भी मिलना है, और 21 से पहले यह सब कुछ हो जाना है। तो क्या पंकज जी, एक बड़ी भूमिका आप देख रहे हैं केशव प्रसाद मौर्य की? देखिए, उनका इशारा तो इधर ही है, 2017 को दोहराना है। 2017 को दोहराने का मतलब है कि जिस तरीके से 2017 में वो प्रदेश अध्यक्ष थे और उनको मुख्यमंत्री का सबसे बड़ा कंटेंडर माना जा रहा था, तो क्या 2017 को रिपीट करना है? मतलब 325 वाली स्थिति लानी है, और साथ ही जो वो अध्यक्ष थे, क्या वो अध्यक्ष बन सकते हैं? देखिए, इस लाइन के कई मायने हैं, और इस लाइन के मायने इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि 17 में कोई सीएम का फेस नहीं था, तो क्या 27 में बीजेपी का सीएम का चेहरा कोई नहीं होगा? क्या केशव प्रसाद मौर्य फिर से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बन सकते हैं? देखिए, मैं आपको रोकूंगा, आप कई बातों को दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं जो, लेकिन आप याद कीजिए, जब वक्फ पे चर्चा हो रही थी लोकसभा में और अखिलेश यादव ने कहा था, और उस बेंच से, विपक्ष की बेंच से आया कि उत्तर प्रदेश में, तो बोले आप चिंता मत कीजिए, उत्तर प्रदेश में योगी आएंगे, ये खुद गृह मंत्री ने कहा था। और मैं इस बात को आपको कहूंगा क्योंकि हम लोग जिस माध्यम में बात कर रहे हैं, आप लोग गए भी थे उस 11 साल पूरे होने पर, जो पार्टी की तरफ से पत्रकारों से अनौपचारिक मुलाकात थी, उसमें ये लगातार बातें निकल के आई। अमित शाह ये कह रहे थे कि 17 में कोई फेस नहीं था, तब भी हम जीत के आए थे। उन्होंने ये नहीं कहा कि योगी जी नहीं आएंगे, लेकिन वो ये कह रहे थे कि 17 में कोई फेस नहीं था, फिर भी हम जीत के आए। देखिए, एक बात आप समझ लीजिए, एक्चुअली पॉलिटिक्स में वो सदन में बोल रहे थे, और सदन में अखिलेश यादव चुटकी ले रहे थे, और जब चुटकी ले रहे थे तो अखिलेश यादव को उन्होंने करारा जवाब दिया, क्योंकि अखिलेश यादव इस मुद्दे पर घेरना चाह रहे थे कि अमित शाह बोले कि कौन सीएम होगा। तो देखिए, अमित शाह के बोलने के, अमित शाह गृह मंत्री हैं, गृह मंत्री बोल रहे थे, पार्टी के चाणक्य माने जाते हैं, भला वो अखिलेश यादव के ट्रैप में कैसे फंसते? तो उन्होंने साफ कह दिया कि फिर से योगी जी जीत करके आएंगे। अभी जब जून महीने में 50,000 लोगों को नियुक्ति पत्र बांटना था और पुलिस की भर्तियां हो रही थी, उस मीटिंग में अमित शाह गृह मंत्री के तौर पर लोगों को नियुक्ति पत्र दे रहे थे, और जब उन्होंने मुख्यमंत्री को संबोधित किया तो सफल योग्य मुख्यमंत्री कहा। तो ये भी एक बड़ा तमगा था किनके लिए? तो ये योगी आदित्यनाथ के लिए। लेकिन जैसे ही उन्होंने दूसरा नाम लिया और उन्होंने कहा मेरे परम मित्र केशव प्रसाद मौर्य, और उसके बाद ये लाइन फिर इस तरीके से तूल पकड़ा, और उसके बाद ऐसा कहा जाने लगा कि कैसे अमित शाह ने यह जता दिया कि केशव प्रसाद मौर्य उनके मित्र हैं। और जब केशव प्रसाद मौर्य से यह बात पूछी गई तो उन्होंने कहा कि वो गृह मंत्री अमित शाह को अपना गुरु मानते हैं, ये उनका बड़प्पन है कि उन्होंने हमें मित्र माना। तो दरअसल उस मीटिंग का लब्बो लुआब ये था, ठीक है, नियुक्ति पत्र बांटा गया, ये सारी बातें सही है, लेकिन अगर आप दूसरी बात देखें तो मित्र बताकर के केशव प्रसाद मौर्य का उन्होंने फिर से कद बढ़ा दिया। तो दरअसल ये जो राजनीतिक लाइंस होती हैं, जो पॉलिटिकल लाइंस बोली जाती हैं, और उसके कई मायने होते हैं, और जब उसके मायने होते हैं तो फिर उसको लेकर के चर्चा शुरू हो जाती है। अब देखिए, 2017 का जीत, 2017 को रिपीट करना, ये अपने आप में बताता है कि खुद केशव प्रसाद मौर्य क्या इंडिकेशन दे रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, आप ये देखिए कि 2022 में केशव प्रसाद मौर्य सिराथू से हार जाते हैं और उसके बाद उप मुख्यमंत्री पद पे उनको बिठाया जाता है। तो एक बात तो बहुत साफ है कि केशव प्रसाद मौर्य का कद तो नहीं घटा, पार्टी के जो बड़े नेता हैं उनकी नजरों में केशव प्रसाद मौर्य का कद तो नहीं घटा, और वो उप मुख्यमंत्री बनाए गए। दरअसल मुझे जो लगता है पुष्कर, मैं ये बताना चाह रहा हूं कि कहीं ना कहीं बीजेपी के अंदर यह मंथन जरूर चल रहा है कि जिस तरीके से अखिलेश यादव पीडीए बनाम
भाजपा जो पीडीए बनाम की लड़ाई वो लड़ेंगे अगली बार, और ये बताने का प्रयास करेंगे कि बीजेपी पीडीए को तवज्जो नहीं देती है, तो क्या बीजेपी संगठन स्तर पर, मुख्यमंत्री स्तर पर इस बात को लेकर के सोच रही है क्या? ये एक ऐसा इंडिकेशन है जिसके कई मायने निकाले जा सकते हैं। बिल्कुल। दरअसल होगा क्या, ये तो भविष्य के गर्भ में छिपा हुआ है। 14 से कहते हैं, 14 से कम पत्रकार आकलन ही लगा सकते हैं, दावा नहीं कर सकते हैं कि किसको क्या मिलने जा रहा है। मैं जिम्मेदारी से बात कह रहा हूं कि बहुत कुछ खुल के अब जो नहीं आता था कि अंदर से निकल कर आएगा, वो बात निकल कर आएगी कि कौन मिनिस्टर बनेगा, कौन ड्रॉप होगा। अब आपको सिर्फ 11th आवर जब सब कुछ शीशे की तरीके से क्लियर हो जाता है तब सामने आता है। पंकज जी ने बात बढ़ाई है पीडीए को लेकर, और उत्तर प्रदेश में पीडीए की काट बीजेपी को ढूंढनी है। पीडीए इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि 2024 में ये उत्तर प्रदेश में ये चला कि दलितों को लगा कि संविधान बदल देंगे, जो अभी तक नहीं है, और जाति जनगणना कराने का फैसला लेने के बाद ये बात बड़ी मजबूती से समझ में आती है कि मैसेजिंग है सरकार की कि हम कोई संविधान बदलने जैसा काम नहीं कर रहे थे। और दूसरा, जो दलित के बाद वर्ग था वो पिछड़ा वर्ग था, जिसमें अखिलेश यादव ने बड़ी स्मार्टली यादव के अलावा भी कई पिछड़ी जाति के, शाक्य हो, कुर्मी हो, कुशवाहा हो, ऐसे लोगों को टिकट दिया और जीत के आए, इसीलिए उनका थोड़ा मनोबल बढ़ा हुआ है। तो पंकज जी, आपसे अब मैं डिस्कस करता हूं, क्या प्रदेश में अध्यक्ष अब पीडीए वाली ही नीति का होगा माना जाए? ये मुलाकात, मैं ये नहीं कहता कि कौन चेंज होने जा रहा है, जैसे आपने बहुत अच्छे से कहा कि हो सकता है कि केंद्रीय आलाकमान के मन में ये चल रहा हो कि क्या मुख्यमंत्री का चेहरा के बिना जाए, या मुख्यमंत्री को अभी दूसरी जिम्मेदारी दी जाए और किसी और को कोई और। देखिए पुष्कर, मैं दो चीज बहुत क्लियर कर देना चाहता हूं। योगी आदित्यनाथ हिंदुत्व को सिंबलाइज करते हैं। अगर हिंदुत्व पर पार्टी चुनाव लड़ती है तो निश्चित तौर पर योगी आदित्यनाथ बड़ा चेहरा है, इस बात को कोई इनकार नहीं कर सकता। क्योंकि आप देख लीजिए, पूरे देश में किसी भी राज्य में चुनाव होता है, प्रधानमंत्री मोदी के बाद योगी आदित्यनाथ का डिमांड बहुत ज्यादा होता है। मैं एक आंकड़ा इसी में आपके साथ जोड़ दूं। और दूसरी बड़ी बात यह है कि अगर अखिलेश यादव चुनाव को इस नैरेटिव पर लेकर के जाते हैं कि पीडीए बनाम क्या, बीजेपी के पास क्या जवाब है? अगर जातिगत मुद्दा जमीन पर ज्यादा दिखाई पड़ेगा तो बीजेपी को उसका काट तो ढूंढना ही पड़ेगा, इस बात को आप जान लीजिए। और बीजेपी अगर उसका काट ढंग से नहीं ढूंढ पाती है तो निश्चित तौर पर बीजेपी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। देखिए, यही बीजेपी की सरकार को लेकर के बहुत तरह के आरोप लगाया जाता था, जातीय जनगणना क्यों नहीं करा रहे हैं। बीजेपी ने एक्सेप्ट कर लिया, जातीय जनगणना करेंगे। कांग्रेस घूम घूम कर कहने लगी कि जातीय जनगणना बीजेपी इसलिए नहीं करा रही है क्योंकि जितनी संख्या है उसके हिसाब से बीजेपी हिस्सेदारी देना नहीं चाहती है। बीजेपी ने अपने ऊपर लगे इस तमगे को बड़ी चालाकी से हटा दिया कि भाई ऐसी कोई बात नहीं है, मैं जातीय सर्वे, जातीय जनगणना कराने के लिए तैयार हूं। और जब भी पॉपुलेशन सेंसस होगा तो उसके साथ ही जातीय जनगणना हो जाएगा। पर बड़ा सवाल यह है कि यूपीए में दो प्लेयर ऐसे हैं जो जाति पर आधारित राजनीति को बहुत ज्यादा तूल दे रहे हैं। एक कांग्रेस है और दूसरी समाजवादी पार्टी है। समाजवादी पार्टी को ऐसा लग रहा है कि उनका पीडीए फॉर्मूला हिट हो रहा है। अब बड़ा सवाल यह है कि पीडीए की काट बीजेपी कैसे ढूंढेगी? क्या वो अध्यक्ष के तौर पर ढूंढेगी या अध्यक्ष बना भी देती है? मान लीजिए, क्योंकि यह कहा जाता है कि अदर देन यादव तमाम ओबीसी जाति को इकट्ठा करने में केशव प्रसाद मौर्य की बड़ी भूमिका है, ऐसा कहा जाता है, क्योंकि 45% लगभग उनकी संख्या है। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या पीडीए की काट के लिए केशव प्रसाद मौर्य अध्यक्ष बनाए जा सकते हैं? इसकी संभावना है क्या? क्या बीजेपी ये कार्ड खेल सकती है? और दूसरी बड़ी बात
कि पीडीए का मुद्दा अगर बहुत ज्यादा गर्माता है, अखिलेश यादव बहुत ज्यादा लेकर के आते हैं, तो क्या 2017 की तरह, तो 2017 की तरह का मतलब क्या है कि बिना फेस का बीजेपी चुनाव मैदान में उतरेगी। इसका फायदा भी है, इसका नुकसान भी है, क्योंकि नुकसान इस तरीके से है, जो योगी आदित्यनाथ के फैन हैं, जो उनके समर्थक हैं, और बड़ा हुजूम है। अब मैं आता हूं प्योर यूपी को ध्यान में रखते हुए मैं ये बात आपसे समझना चाहूंगा, क्या बीजेपी ये जोखिम उठाएगी कि जिसको 22 में चेहरा बनाया उसको 27 में चेहरा नहीं बनाए? क्या ये फिर ये नहीं जाएगा मैसेज कि ये एक तरीके से आप पीडीए से डर गए? अखिलेश यादव को देखिए, राजनीति में मैसेजिंग बड़ा खेल होता है। अगर मैसेजिंग में ये चला गया तो भी बीजेपी को नुकसान होगा। देखिए, आपको एक बात बताएं, डरने वाली बात जो होती है ये हम बिल्कुल कर सकते हैं, पर राजनीति में नफा और नुकसान देखा जाता है कि किसमें, हाँ, कि किसमें नफा है, किसमें नुकसान है। बहुत सारे लोग, बहुत लोगों का नाम ले रहे थे, जब पार्टी को लगा कि योगी आदित्यनाथ सबसे सुयोग्य उम्मीदवार हैं मुख्यमंत्री के लिए 2017 में, तो 325 सीट के बाद योगी आदित्यनाथ को पार्टी ने चुना या नहीं चुना, क्योंकि उस समय हिंदुत्व की हवा चल रही थी। इस बात को आप जान लीजिए। और खुद यूपी पर जिस तरीके से नजर थी अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी की, और उसके बाद 2017 में जो रिजल्ट आया वो सबके लिए चौंकाने वाला था। 2022 में पार्टी को लगा कि योगी के चेहरे पर ही जाना चाहिए, क्योंकि उनका लॉ एंड ऑर्डर, तमाम सारी चीजें, एक ऐसा बड़ा कह लीजिए कि ट्रम्प कार्ड नजर आया, जिसके बाद योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर लोग गए। 9 महीने पहले बहुत तरह का नाटकीय कार्यक्रम भी हुआ, बहुत तरह की बातें भी उड़ी, सिगुफा भी छोड़ा गया, क्या योगी हटेंगे? पर योगी तो नहीं हटे, ये बात आप जान लीजिए। और 2022 में योगी सबको जितवा करके लाए, जबकि कोविड हो चुका था उससे पहले। मैं वही कह रहा हूं, पर 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी का जो एक्सपेक्टेशन था कि हम मेजॉरिटी ले आएंगे, और 240 पे लटक गई। तो ये जो पीडीए का फॉर्मूला था अखिलेश यादव का, वो कहीं ना कहीं सफल होता दिखा उत्तर प्रदेश में। तो अब ये पीडीए किस हद तक सफल हो रहा है? तो ये पीडीए का भी सबसे बड़ा चेहरा, मैं आपसे सीधे पूछता हूं, पीडीए का अगर बीजेपी के अंदर सबसे बड़ा चेहरा जो पीडीए को काट कर सकता है, क्या केशव प्रसाद मौर्य हो सकते हैं? इसमें इस बात से कौन इनकार कर सकता है कि बीजेपी में अगर ओबीसी चेहरे की बात होगी तो केशव प्रसाद मौर्य सबसे बड़ा चेहरा है। इस बात से तो कोई इनकार नहीं कर सकता। मैं पंकज जी आपको फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूं। लंबे समय से उप मुख्यमंत्री हैं, 10 साल हो जाएंगे। उसके बाद उससे पहले प्रदेश अध्यक्ष थे। तो पीडीए की काट के लिए देखिए, मैं वही तो आपसे कह रहा हूं कि अगर हिंदुत्व की हवा होगी तो मुझे नहीं लगता कि योगी आदित्यनाथ का कोई विकल्प है। मैं इस बात को नहीं मानता। अच्छा, लेकिन अगर ये नैरेटिव मजबूत नहीं बदला गया, ये नैरेटिव अगर मुख्यमंत्री नहीं बदला गया, मैं आपकी बात को 100% मान लेता हूं, ठीक, कि हिंदुत्व का है, और राजनीति में चर्चा से ही बातें निकलती हैं, सही और गलत अलग विषय है, ये चर्चा है, ये कोई मोहर नहीं लग रही है। फिर क्या ओबीसी चेहरे पर जो ईमानदारी से है कि स्वतंत्र देव सिंह का नाम क्यों नहीं होगा कुर्मी नेता के तौर पर? उन्होंने 19 में बड़ी जीत दिलाई थी जब सपा और बसपा गठबंधन में था। तो क्या नहीं लग रहा है कि बीजेपी से आने वाला अध्यक्ष पीडीए का ही होगा आपकी, मतलब पिछड़ा या दलित होगा? देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि अमुक व्यक्ति पक्के तौर पर होगा, ऐसा मेरे पास कोई संभावना नहीं। लेकिन केशव प्रसाद मौर्य जो है वो ओबीसी जाति के सबसे बड़े नेता उत्तर प्रदेश में जाने जाते हैं, और जो पूरा यादव को अलग कर दीजिए और तमाम जातियों को कंसोलिडेट करने में उन्हें क्रेडिट दिया जाता है। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। अब सवाल ये उठता है कि ये पार्टी तय करेगी, ये हम और आप तय नहीं कर पाएंगे। तो लेकिन पार्टी जब जमीनी हकीकत देखती है और उसके अनुसार फैसला करती है, क्योंकि आप देखिए
बीजेपी कोर्स करेक्शन बहुत शानदार तरीके बिल्कुल। से करती है। अरे आप देखिए ना, बड़े 240 बड़े सीट पर जब पहुंचती है तो यही बीजेपी जातीय जनगणना आगे बढ़ करके कहती है कि अब हम जातीय जनगणना और कराएंगे, कई महत्वपूर्ण जातीय बिल को जनगणना कराएंगे। सीधे तो इसका JPC में भेजती है। इसका मतलब ये बहुत साफ है कि जब जातीय जनगणना कराने की बात बीजेपी लागू करने की बात करती है और सरकार फैसले ले लेती है, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये तो है कि जो राहुल गांधी ने कहा, जो अखिलेश यादव ने बात कही, उस बात का जमीन पर असर था और इसी वजह से बीजेपी 240 सीट पर सिमट गई। इस बात को तो आप मानिए। कैसी बात नहीं। पंकज जी, आपने कई बार कहा, मैंने टोका नहीं। आप लगातार तीसरी बार सरकार आ रही है, ना किसी शहादत की लहर है, ना किसी चीज पे चुनाव है। भाजपा वो पार्टी है जो लगातार 3 बार सबसे बड़े दल और पूर्ण बहुमत की 2 बार सरकार, और अगर 35 सीटें कम रह गई तो उसको अखिलेश यादव का मुद्दा या आप कहें कि कांग्रेस का मुद्दा, मैं ये मान सकता हूं कि रुके हैं, आपकी बात को सर्वोपरि है, लेकिन मैं ये मान लूं कि बीजेपी इसी वजह से हार गई। नहीं, वजह बहुत सारी होती हैं, लेकिन आप ये बताइए कि अयोध्या में समाजवादी पार्टी का नेता जीत जाता है और हिंदुत्व की हार हो जाती है, तो इसको कैसे लिया जाएगा, ये बताइए। सबसे बड़ी बात यह है, और अयोध्या को एक्सप्लेन कोई कर नहीं पाया, और किस तरीके से अखिलेश यादव और खास तौर पर आप राहुल गांधी को देखेंगे लोकसभा में, तो कैसे फैजाबाद से जो सांसद थे उनको बगल में बिठा, अवधेश प्रसाद को उनको बगल में बिठा करके वो क्या दिखाना चाहते थे? वो यही दिखाना चाहते थे ना कि ये जाति की राजनीति हिंदुत्व पर हावी हो रही है, वो यही बताना चाहते थे ना। तो सवाल ये उठता है कि जब पार्टी इस बात को एक्सेप्ट कर लेती है कि भाई हम, जो पार्टी कभी कह नहीं रही थी कि हम खुल करके हम जातीय जनगणना कराएंगे या नहीं कराएंगे, वो सरकार लेवल पर तैयार हो जाती है कि हम जातीय जनगणना कराएंगे। यही पार्टी जब 5 राज्यों में चुनाव होता है, राहुल गांधी घूम रहे होते हैं और पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो 5 राज्यों में चुनाव में जीत मिलने के बाद यह पार्टी कभी उस पर चर्चा तो करती नहीं है। लेकिन इस पार्टी ने इस बात को समझा, जमीनी हकीकत को परखा, उसके बाद सरकार ने फैसले लिए। जो आपने एक शब्द यूज किया, जो बीजेपी है वो कोर्स करेक्शन करती है, और जो अपने में बदलाव लाता है वो सक्सेसफुल आदमी की आप कभी भी देखिए या पार्टी को देखिए, जो सही बात के अगर सही चलना है। अब राहुल गांधी जैसे आप चिपक जाइए कि आज अभी जाति जनगणना मुद्दा चल रहा है तो वो, कल राफेल चल रहा है तो ये, आपको एक जगह टिकना पड़ेगा। और कोर्स करेक्शन वाली पार्टियां हमेशा सक्सेसफुल रहती हैं। कोर्स करेक्शन किया ना, आप ही कह रहे हैं, आपने एग्जाम्पल के साथ बताया। तो क्या उत्तर प्रदेश में वो समय आप देख रहे हैं कि वहां भी कुछ करेक्शन नहीं, कोई आदमी गलत नहीं होता है, परिस्थितियां कहती हैं कि आपको ये चेंज करना पड़ेगा। देखिए, मैं बिहार से एक एग्जाम्पल आपको एग्जाम्पल ड्रॉ करना चाहूंगा और बताना चाहूंगा कि दरअसल पॉलिटिक्स में कई बार इस तरह की रणनीति क्यों अपनाई जाती है। मुझे बिल्कुल जानकारी नहीं है इस बात की कि क्या वहां पे लीडरशिप यूपी में चेंज होने जा रहा है, ऐसी कोई संभावना मुझे दिखाई भी नहीं पड़ रही। लेकिन 2017 के रिपीटेशन की बात केशव प्रसाद मौर्य कर रहे हैं, तो उस लाइन के मायने, उसके मतलब क्या निकल सकते हैं, मूल बात पे आ गए, वो मैं बताना चाह रहा हूं आपको। देखिए, बिहार में एक तरफ ये कहा जाता है नीतीश चेहरा है, और एक बड़ा वोट बैंक ऐसा है जो नीतीश से फटीग हो चुका है, जिसको कहते हैं वोटर फटीग। तो बीच बीच में अमित शाह कह देते हैं कि विल डिसाइड लेटर, कौन होगा बाद में तय करेंगे। ये जो, और अमित शाह जैसे बड़े नेता जो कि गृह मंत्री हैं, चाणक्य हैं, और बहुत सारी चीजों को का फैसला करते हैं, ऐसे में सवाल उठता है कि इस बात के मायने क्या है। इस बात के मायने ये हैं कि जो वोटर एनडीए के समर्थक हैं पर नीतीश कुमार से ऊब चुके हैं, थक चुके हैं, उनको कैसे साधे रखना है। अब आइए उत्तर प्रदेश में, अगर 2027 में चुनाव है और 27 में पीडीए का नैरेटिव भी बोलता हुआ नजर आता है, तो भाई अध्यक्ष के तौर पे हो सकता है कि किसी ओबीसी ईबीसी से अध्यक्ष बनाए, और सीएम कौन होगा इस पर सस्पेंस रहे, चेहरा डिक्लेरेशन ना हो। पार्टी ऐसी रणनीति अपना सकती है, एक्सेप्टेड है। पार्टी ऐसी रणनीति अखिलेश यादव की रणनीति पे, अगर आप साइलेंट चेहरे पे चले गए, चेहरा नहीं खोलेंगे
और बीजेपी ने करके दिखाया था। सर्बानंद सोनोवाल असम जैसे स्टेट में चीफ मिनिस्टर थे और अगली बार उनको चेहरा नहीं बनाया, और हेमंत बिस्व शर्मा को कहा कि प्रचार कमेटी के चेयरमैन होंगे वो, और आए तो उन्होंने चेंज कर दिया। तो असम और उत्तर प्रदेश में अंतर है, फैसला बीजेपी कर सकती है, उसमें कोई शक नहीं है, और डिसिप्लिन्ड पार्टी है। कल को कोई भी बदलाव होगा, मुझे ये मौजूदा बीजेपी के लिए मैं कह सकता हूं कि ईमानदारी से वो नेता कहेगा जो पार्टी मुझे काम दे रही वो कह रहे। लेकिन फिर जब आप जनता के बीच जाते हैं, जब 27 में जाएंगे, तब आप कैसे कहेंगे कि हमको वोट दे? और वो क्यों नहीं अखिलेश यादव तब कहेंगे अपने 10 साल के हीरो चेहरे को पीछे करना पड़ा मेरी वजह से, अब किसी दूसरे को लाए हैं तो ये मेरी वजह से। तो वो अखिलेश कहीं ना कहीं खुद को बड़ा करेंगे ना। देखिए, कौन क्या कहेगा इस बात को लेकर के पार्टी बहुत ज्यादा नहीं सोचती है। पार्टी इंटरनल सर्वे कराती है और पार्टी उस हिसाब से फैसले करती है। ये बात सच है कि योगी आदित्यनाथ जैसे लोकप्रिय चेहरे को, जो कि सिर्फ उत्तर प्रदेश तक ही सीमित नहीं है, अन्य राज्यों में भी बहुत पॉपुलर है, पर वही मैं कह रहा हूं कि इतने लोकप्रिय चेहरे को साइड करना ये किसी पार्टी के लिए आसान नहीं होगा, बहुत मुश्किल फैसला होगा। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि अगर पीडीए का नैरेटिव इनको पता चलेगा कि जमीन पे यही बोल रहा है, यही चल रहा है, अब मैं आपको लाऊंगा, अब यही चल ये रहा है, बात आपकी हो गई राजनीतिक। तो अब मुझे बताइए संघ क्या करेगा? जिस संघ ने 26 राज्यों में जो बीजेपी के अध्यक्ष चुने जा चुके हैं, उसमें अगर आप उठा के देखिए, मध्य प्रदेश पड़ोस में मुख्यमंत्री का सबसे खास चेहरा अध्यक्ष हो गया। महाराष्ट्र में देख लीजिए, फडणवीस का सबसे खास चेहरा रविंद्र चौहान हो गए। आप उत्तराखंड में पड़ोस में चले जाइए, सबसे खास चेहरा महेंद्र भट्ट चुनाव हार के आए और वो हो गए। तो संघ ने जो अब कहते हैं, आप ज्यादा बताएंगे, कि एक लाइन खींची है कि अब जिस प्रदेश में अगर आप सत्ता में भी हैं तो संगठन में उसके अपोजिट का नहीं, समन्वय का आदमी होना चाहिए। तो फिर मैं मानूं कि यूपी बीजेपी में बहुत बड़े बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। देखिए, अगर आप ऐसी बात करेंगे तो आप ये बताइए, किसको नहीं पता है कि केशव प्रसाद मौर्य और योगी आदित्यनाथ के बीच में किस तरह के रिश्ते हैं? और अगर सेंटर दोनों को की पीठ थपथपा रहा है, हाँ, तो उसको आप क्या देखते हैं कि क्या केंद्रीय नेतृत्व के लिए ये दोनों लीडर इंपॉर्टेंट नहीं है क्या? बिल्कुल इस बात को समझिए। अलग से मीटिंग होती है और मीटिंग के बाद केशव प्रसाद मौर्य इस तरह का एक्स पर स्टेटमेंट डालते हैं, इसके मायने मतलब तो बहुत सारे हैं। केशव प्रसाद मौर्य की भी कोशिश जारी है, इस बात से कौन इनकार कर सकता है। अब ये कोशिश किस रूप में जारी है? क्या वो पार्टी के अध्यक्ष के तौर पर बनना चाहते हैं? क्या ये कोशिश जारी है, या आगे उनकी सोच समझ में और भी बहुत सारी चीजें हैं? क्योंकि राजनीति में महत्वाकांक्षा कौन नहीं रखता? बिल्कुल, हर आदमी रखता है। और बीजेपी जैसी पार्टी में किसने सोचा था कि राजस्थान में चीफ मिनिस्टर भजन लाल हो जाएंगे? वसुंधरा राजे के रहते हुए। यही बात है। तो सवाल यह है कि ये सारा फैसला तब लिया जा सकता है जब केंद्रीय नेतृत्व को क्या ठीक लगता है, संघ को क्या ठीक लगता है। बहुत सारी बातें समन्वय के बाद ही हो सकती हैं। हम लोग फिलहाल इस लाइन का मायने और मतलब समझ सकते हैं कि इस लाइन का मायने और मतलब क्या क्या है, पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं। हमारे पास कोई ऐसी पुख्ता जानकारी नहीं है कि ये बन रहे हैं, ये हट रहे हैं, क्योंकि अच्छा, अब मैं एक चीज आप लोगों को, मतलब दर्शकों को भी बता दूं, पता ही है कि 17 में सबसे ज्यादा किसी स्टार प्रचारक की मांग थी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में, तो वो योगी आदित्यनाथ थे। लेकिन समय बदलता है। जून में योगी आदित्यनाथ की मुलाकात होती है, 40 मिनट मुलाकात चलती है जून के दूसरे हफ्ते में गृह मंत्री अमित शाह से। केवल खबर आके रह जाती है, कोई ट्वीट नहीं आता है, कुछ नहीं आता है। और ठीक एक महीने के करीब मैं कहूं, ये केशव प्रसाद मौर्य ने जो लिखा है उसकी एक एक लाइन को डिकोड किया है पंकज जी ने बड़ी ईमानदारी से, उसमें कोई लाग लपेट नहीं रखा। उन रिश्तों की भी बात करी और उन सब भावनाओं की जो 100वें साल में सपना अब आरएसएस देख रहा है। और उत्तर प्रदेश में पार्टी अगर बनी रहेगी तो केंद्र में भी पहुंचती रहेगी और
हर अपने सपने को पार्टी विचारधारा के तहत बढ़ा पाएगी। लेकिन बड़ा सवाल क्या, इस सवाल को जनता के साथ यहीं पे छोड़ के खत्म करें पंकज जी, कि इस ट्वीट के जो आपने कहा कि कभी कई मायने निकल ले। देखिए, इस ट्वीट के कई मायने, लेकिन अगर जानकारी की बात करेंगे तो मेरी जानकारी में योगी आदित्यनाथ 2027 तक मुख्यमंत्री बने रहेंगे। मुझे लगता है इसके मायने अगर है जो मैं निकाल पा रहा हूं, मैं इतने बड़े डिस्कशन के बाद जिसमें डिस्क्लेमर जानकारी की बात कह रहा हूं, जो मेरे पास जानकारी है उसके हिसाब से मैं कह रहा हूं कि वो मुख्यमंत्री बने रहेंगे। ये जो 2017 की बात ये लिख रहे हैं, क्योंकि 2017 में ये पार्टी के अध्यक्ष थे, शायद इन्हें ये उम्मीद है कि पार्टी फिर से इन्हें अध्यक्ष बनाती है तो 325 वाली स्थिति 2027 क्या में आ सकती है। 325 वाली स्थिति आनी है पंकज जी के मुताबिक? और राजनीति में पंकज जी जो कह रहे हैं कि उनके पास जानकारी है, तो उसी लाइन में एक लाइन जोड़ रहा हूं, बाकी समझदार लोग खुद समझेंगे कि राजनीति में जो शाम को हो रहा होता है वो सुबह नहीं दिखाई देता है, फैसले कभी भी चेंज हो सकते हैं। लेकिन इस पोस्ट के बाद और इस मुलाकात को इतना बड़ा करके केशव प्रसाद मौर्य का दिखाना ये संकेत दे रहा है कि यूपी बीजेपी में बहुत बड़ा कुछ होगा। क्या होगा ये आगे आने वाले समय में पता चल जाएगा। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। धन्यवाद।